सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि ये जो आप मनी ट्रेल दे दें तो ये मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज जिस वक्त समाअत ख़त्म हो रही थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा, जैसे आपने पहले बताया, कि कहीं कोई पैसा, कोई गिफ्ट तो नहीं दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि जो उनकी जो वेल्थ है, स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक उनके पैसों में कमी आई है, तो वो पैसे इस्तेमाल हो गए। और अगर वो इसका जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि उन्होंने गिफ्ट किया है तो फिर तो वो विंडिकेट हो जाएंगे, वो यानी ये सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो बुनियादी जो सवाल है अदालत के सामने आखिर में जो आएगा अभी इन टेक्निकल चीज़ों के बाद, वो तो यही होगा कि ये जो पैसे हैं ये आए कहाँ से थे। जी बिल्कुल, ये उमर बंदयाल साहब ने बिल्कुल ये कहा था कि पूरी जो मुनीर मलिक साहब ने भी जब कहा कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है और पूरा अदारा ऑन ट्रायल है, तो उन्होंने भी कहा कि हम एक इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगा है और दस्तावेजात पेश की गई हैं कि जज साहब के बीवी बच्चों के साथ जदादें सामने आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इसको दफन कर दें, इस मामले को कालीन के नीचे डाल दें, ये मुमकिन नहीं है। आपने दुरुस्त कहा कि देखें टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं। समी साहब, अगर आपको याद हो पनामा केस में क्या हुआ था, पनामा केस में जो नून लीग के और शरीफ खानदान के वकला थे वो भी ये कहते थे कि फलां जो डॉक्यूमेंट है वो तो हुकूमत दूसरी हुकूमत को कह के और उनके इदारों से ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे JIT ने मंगवा लिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चलें, इस पे प्रोसीजर पे बात हो सकती है टेक्निकल, कि जी यहाँ की हुकूमत को उनकी हुकूमत को कहना चाहिए था, टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन दस्तावेजात का बताएं कि क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है, हमें उसका जवाब दें। तो ये टेक्निकल चीजों से बिल्कुल जब निकलेंगे तो असल बात तो वही है कि रसीदें दे दें, मनी ट्रेल दे दें, बता दें कि बीवी बच्चों ने असास जदादें कैसे बनाई हैं, असल सवाल तो वो है। तो आप देखते हैं मामला चल रहा है। तो अभी इसका सदीक, इसका तो मतलब ये है कि जो बुनियादी तौर पर चीज़ें उसी तरफ जाएंगी कि ये जो बात है कि जी अब्दुल वहीद डोगर प्रॉक्सी है, समी इब्राहिम प्रॉक्सी है, या उमर चीमा प्रॉक्सी है, या अहमद नूरानी प्रॉक्सी है, ये तो बिसाइड्स द पॉइंट है। अगर कोई प्रॉक्सी भी हो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन अगर आती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने और वो इंफॉर्मेशन उसको डिनाई नहीं कर पाते मोअज़्ज़ज़ जज साहब, तो फिर कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। तो अभी यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जिस तरफ ये बात हमें जाती हुई नज़र आ रही है कि एक वकील साहब हमें ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन ली गई ये इसलिए इकट्ठी की गई कि जज साहब को ब्लैकमेल करना मकसूद था, और वो इसलिए कि क्योंकि उनके फ़ैसलों में ये बू आ रही थी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, और ये धरना और वो सारा उसके हवाले से जो बात है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज़ वाकई अगर इसकी मनी ट्रेल नहीं आएगी तो फिर तो जो मामला अदालत के सामने है वो तो ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस चला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं इसकी समाअत करेगी। ऐसा लगता नहीं है आप? बिल्कुल ऐसे ही देखें समी साहब, ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा के लिए प्रोसीजर एक तय कर दे कि जी आइंदा अगर किसी जज के वाले से चीजें होंगी तो इन चीजों को देखा जाए, ख्याल रखा जाए। लेकिन बात जो आपने कही और मैंने भी पहले आपको ये कहा कि बात तो असल तो वो है कि जो दस्तावेजात आई हैं आप उनका बताएं। देखें उनका इनकार नहीं हुआ, कहीं पे भी फ़ाइज़ साहब ने इनकार नहीं किया, वो मान रहे हैं कि हाँ ये असास जदादें हैं मेरी बीवी बच्चों के, उस डॉक्यूमेंट को तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाद में सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मेरा ये ख्याल है कि एक तो प्रोसीजर जो चीजें हैं वो उस पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग मतलब जिन लोगों ने पहले इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, क्योंकि देखें बाज केसेस ऐसे पाकिस्तान में आ रहे हैं चीजें जो उससे पहले हमें मिसाल नहीं मिलती उन चीजों की, तो जाहिर है फिर प्रोसीजर गलतियां भी हो सकती हैं, चीजें कुछ गलत हो सकती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो वो डॉक्यूमेंट और चीजें आई हैं और वो मान भी लिए हैं फ़ाइज़ साहब ने कि बिल्कुल है मेरे बीवी बच्चों के, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि अगर उसका प्रोसीजर गलत था उन डॉक्यूमेंट्स को लाने का, उन चीजों को, तो क्या उस बेस पे टेक्निकल बुनियादों पे जज साहब को बिल्कुल बरी जुमा करार दे दिया जाए? नहीं ये तो इसमें सदीक जान देखिए, इसमें जज साहब ने ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो बायस पर मबनी है, तो टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से तो वो मुझे नहीं पता क्या फैसला, जाहिर है अदालत ही करेगी। भी उन्होंने कहा है कि जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो जवाब है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने जमा करवाया है, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हुकूमत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिली हुई है। हालांकि इस पे कहा भी था उमर अता बंदयाल साहब ने। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और लेट्स सी कि इसका, क्योंकि जो भी फैसला होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े फार रीचिंग होंगे और कल भी समाअत होगी। लेट्स सी कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका।
नाज़रीन, आपको अलीना अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो एक साहब ने एक बात कही, हम तो अभी यही सुन रहे थे, इमरान खान साहब ने वादा किया कि नौकरियां देंगे, तहरीक इंसाफ नौकरियां देगी और पाकिस्तान के नौजवान भी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो एक बड़ी नौकरी पाकिस्तान में समझी जाती है, देखी जाती है, वो हुकूमती नौकरी है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक बात कही है, ज़रा अगर वो सुनवा सकें प्रोड्यूसर साहब। और ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे ख़त्म कर रही है। पाकिस्तान का या किसी भी जो गवर्नमेंट का मामला जो होगा, वो गवर्नमेंट छोटी होती, दुनिया में गवर्नमेंट छोटी होती जा रही है। सो ये जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो वाइस चांसलर यहाँ पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के जहनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी तो जो सरकार है वही नौकरियां देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत 400 महकमे बंद कर रही है, बिलाशुबा जो महकमे खसारे में हैं उनको बंद करना भी ज़रूरी होगा। लेकिन जो नारा तहरीक इंसाफ का था, घर भी बना के देंगे, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे, तो इमरान खान साहब का एक विज़न था नौकरियां देने का। तब तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में होंगी या ये नौकरियां सरकार के सेक्टर में नहीं होंगी। फवाद चौधरी साहब की बात एक लिहाज से मैं अगर देखूं अलीना तो वो दुरुस्त है, अगर बड़े आप ममालिक का अगर उसमें उसके साथ कंपैरिजन करें। लेकिन जिस कंटेक्स्ट में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता, जो उनका नारा था, जो उन्होंने नौजवानों को बात बताई, ये तो आज जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो तो बिल्कुल उन्होंने उसका उलट कर दिया। उन्होंने आज ये कहा कि जी नौकरी शौकरी कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए आपके ज़हन में क्या आता है? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो लोग कैंपेन कर रहे थे ना, तब उनको अंदाजा नहीं था। जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि चीज़ें हैं क्या, लेकिन जब गवर्नमेंट में आके बैठते हैं, आपके पास दस्तावेजात आते हैं, आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आपको पता चलता है रियलिटी क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास अपने लिए तो चलाने के लिए तो कुछ है नहीं, हुकूमत चलाने के लिए हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी जल्दी जो नौकरियाँ हैं वो जनरेट कर सकेंगे। मेरी हमेशा तनकीद होती है PTI की गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन इसके ऊपर मैं तनकीद नहीं करूँगी क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है PTI की गवर्नमेंट, चाहे वो घर बनाने के हवाले से हो या किसी भी दूसरे हवाले से हो। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती है और उनके साथ जो TORs डिसाइड किए जाते हैं, अगर ठीक तरीके से डिसाइड किए जाएंगे तो इवेंचुअली जो है वो जो है नौकरियां जनरेट होंगी। CPAC के हवाले से आप देख लें, अभी आप इमरान खान साहब के दौरे देख लें, उसका एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इकोनॉमी ही तो है। और क्या सर जो मुझे समझ आती है? मैं आपकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और वो दूसरी सारी जो आपने बात की, मैं उस पर पहले मैंने बिलीव मैं करके उस पर बात की है। लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये वादा था इमरान खान का तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब अगर उसमें आप कोई और सिचुएशन आ गई है तो ये फर्ज भी फिर इमरान खान साहब का था ना कि वो कौम को एतमाद में लेते हैं। अब ये फवाद चौधरी साहब ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है आके, तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो कुछ और था, कायदीन की बात कुछ और थी, इमरान खान साहब का, लोग इमरान खान की बात पर यकीन करते। अगर ऐसा ही है कि सरकार अब नौकरियां नहीं दे सकती, प्राइवेट बिजनेसेस की तरफ जाना होगा, तो ये जो बात है ये बड़ी एक बहुत अहम बात है कि ये आपका एक इंतखाबी नारा था। अगर इस हवाले से आपने एतमाद में लेना है तो फिर वो इमरान खान साहब के लेवल से बात होनी चाहिए थी, उन्हीं के स्टेचर से ही बात होनी चाहिए थी। अब ये तो नहीं है कि जो वादा है वो इमरान खान साहब करें और जब फिर उस वादे से हटना हो, अगर वो सिचुएशन उसमें तब्दीली आएगी तो कोई और बंदा बयान करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़रूरी है ये देखना भी कि क्या ये तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि देखें, तहरीक इंसाफ मैं एक बिल्कुल इस पर प्रोग्राम करूँगा कि एक बहुत बड़ी कोशिश थी तहरीक इंसाफ के अंदर जनाब इमरान खान साहब की, कि जिसमें वो चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो पार्टी को अकाउंटेबल हो, उसको नाकाम बनाया। उस पूरी कोशिश को डॉक्टर अबुल हसन अंसारी की मैं पूरी तफसील बताऊँगा कि वो बात क्या थी। और जो नाकाम उसको बनाने वाले यानी उसको रिव्यू में डलवाने वाले जो लोग हैं वो जहांगीर तरीन साहब हैं, मज़ारी साहबा हैं, वो शफकत महमूद साहब हैं, वो असद उमर साहब हैं, वो मेरे मोहतरम फवाद चौधरी साहब हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने उन कोशिशों को तारपीडो कर दिया कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो तहरीक इंसाफ को अकाउंटेबल हो। ये इसको उन्होंने रिव्यू में डाल दिया क्योंकि रिकमेंडेशंस थी
कि बहुत सारे अहदेदार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताकि, और उसके पीछे एक फिलॉसफी है कि जो पार्टी मैनिफेस्टो है, जो पार्टी वादे करती है, वो पार्टी फिर गवर्नमेंट से जो लोग वजीर बनेंगे उनसे पूछेगी कि आप जो हमने वादे किए क्या आपने पूरे किए, और अगर पूरे नहीं किए तो क्यों नहीं किए। तो ये नौकरियां देने का इतना बड़ा वादा था, बड़ी अलार्मिंग बात की आपने। उससे आप भाग गए। अब आप कह रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को देखें, हाँ। तो जो पार्टी है वो कहाँ रह गई। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिर वो खफा हो जाते हैं। लेकिन आपने जो बात की है ना सर, उसी में आपने जवाब दे दिया, वो ये कि पार्टी की सतह पर भी आप देखें ना, इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। प्रोग्राम करूंगा आगे मुल्क की सतह पे तो पता नहीं उनको कितनी हर्डल्स होंगी। और ये जो आपने बात की फवाद चौधरी साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के बयान की अभी तक किसी ने तरदीद नहीं की है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड दे दें जी, हम इस पे कल या परसों पूरा प्रोग्राम करेंगे कि क्या वो थी जो तजावीज़ थी और क्यों इमरान खान साहब ने अबुल हसन अंसारी साहब को चाइना और टर्की भेजा था। ये पूरी के तहरीक इंसाफ को ताकतवर बनाने की जो कोशिशें थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।